बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले कुछ हम जनरल सी बात करेंगे ताकि इस टॉपिक में तुम्हें बहुत इंटरेस्ट आए। पहली इंपॉर्टेंट बात है कि जो है मैग्नेटिक फील्ड बचपन से जिससे बहुत मोहब्बत सी होती है, वो 12th क्लास में इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि अपन को बहुत ख़राब लगने लगता है। लेकिन यकीन मानो तुम यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे या फिर मैग्नेट के बारे में पढ़ोगे, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। इतना ज़्यादा मज़ा आएगा कि तुम बिल्कुल उसे इससे बिल्कुल मोहब्बत सी हो जाएगी दोबारा। वाइट सर्वट लॉक पढ़ने से पहले कुछ हम जनरल बातें करेंगे। देखो जनरल बातें कुछ इस तरीके से करेंगे कि हम चलते हैं पहले चैप्टर की तरफ। कि अगर किसी ने पहला चैप्टर देखा हो तो हमने क्या कहा था कि हमारे पास ये दो चार्ज हैं, इसका 1 कूलम मान लेते हैं, इसको 2 कूलम मान लेते हैं, इन दोनों के बीच में मान लेते हैं 3 मीटर। तो तुमने लगाया था कि इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तुमने कहा था एफ की वैल्यू होगी, पहले इस पर फोर्स लग रहा होगा रिपल्सन का, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। अपन ने सबसे पहले ही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। फिर तुमने क्या पढ़ा था कि मान लो तुम्हारे पास चार्ज है, मान लो 5 कूलम का चार्ज है, तुम यहाँ निकालना चाहते हो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो। तुमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन r²। बताता हूँ, कोई दो परेशान नहीं हो, आखिर मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। फिर तुमने आगे पढ़ा था कि मान लो कोई पहले से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस है, वहाँ कोई चार्ज रखा है, मान लो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E है जिसकी वैल्यू 10 न्यूटन पर कूलम है, और यहाँ मान लेते हैं 7 कूलम का एक चार्ज रखा है। तो आखिरकार तुमसे पूछा जाए कि इस पर कितना फोर्स फील कर रहा है। अगर ये देखो ये सब तीनों चीज़ समझ में नहीं आई है तो एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक देख लेना, जो मैंने बनाया है वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत डिटेल में बहुत मज़ेदार तरीके से मैंने पढ़ाया है। तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये क्या होती है, E/Q। तो हमने बेसिकली क्या देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर देखने को मिला वो देखने को मिला इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई बात नहीं। अब सेम टू सेम कहानी तुम यहाँ पढ़ते हो। तुम बचपन में चम्मच से हर कोई कभी ना कभी खेला होगा। तुम जानते हो कि मान लो हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ाया था, अगर जिसने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार वीडियो जाके देख लें। इसको मान लेते हैं नॉर्थ पोल और इसको मान लेते हैं साउथ पोल। साउथ पोल। और एक तुम्हारे पास दूसरी चम्मच है, इसको मान लेते हैं नॉर्थ पोल और इसको मान लेते हैं साउथ पोल। तो इतना तो बेसिक सी बात है कि इन दोनों के जो मैग्नेट हैं इन दोनों में रिपल्सन होने वाला है। क्या होने वाला है, इन दोनों में होने वाला है रिपल्सन, मतलब एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले दिमाग में आया होगा कि भैया बताओ कि ये वाली चिम्मक इस वाली चिम्मक को कितने मैग्नेटिक फोर्स से रिपेल कर रही है। आखिरकार बेसिक सिंपल सी दिमाग में बात यही आई होगी, बताओ यार रिपेल कर कितने से कर रही होगी। लेकिन क्या होता है, किताबों में ये नहीं पढ़ाया जाता है, किताबों में ये पढ़ाया जाता बाद में। क्योंकि बेसिकली सबसे पहले बच्चों के दिमाग में आता है कि वो सोचता है कि आखिर कुछ इस तरीके से पढ़ाई करा जानी चाहिए। मैं ये सारे टॉपिक पढ़ाऊँगा, घबराने वाली बात नहीं है। देखो इतनी सिंपल सी बात है। तो तुम सबसे पहले यही जानने की कोशिश करते हो कि भैया कैसे न कैसे पता चल जाए कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है। वो हम बाद में करेंगे, परेशान ना हो। पूरे जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा कोई डाउट्स नहीं रह जाएगा। तो इसलिए अगर दूसरी बात, घबराना भी नहीं कि अगर तुम्हारा 11th क्लास का कोर्स कोई भी छूटा हुआ है, क्योंकि 12th क्लास में हम इस तरीके से कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं कि सारा तुम्हारा 11th क्लास का बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ सब कुछ हो जाएगा। तुम 11th क्लास में कुछ मुश्किल से 1 या 2 वीडियो देखनी पड़ेंगी, वो भी नहीं देखनी पड़ेंगी अगर ढंग से यहाँ देखते रहोगे तो। इतनी सी बात आ गई है। सिंपल सी बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं। कहा इस तरीके से तुम यही सोचते हो कि इस तरीके से निकालना चाहिए, लेकिन तुम यहाँ क्या देखते हो कि यहाँ तो बात करने लगते हैं डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। क्या बात करने लगते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। तो मैंने इसलिए मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर इसलिए बात करते हैं कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की फील्ड के बारे में पता लग गया तो फोर्स के बारे में पता लगाना उससे भी आसान होता है। जैसे देखो यहाँ तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, फोर्स निकालना कितना आसान हो गया है। इसलिए हम सबसे पहले फोकस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। अगर जिसको ना पता हो कि आखिर इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है तो पिछली वाली वीडियो देख लो, उसमें मैंने फॉर्मूला बताया था। देखो तो हमने क्या जानना है कि तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि इस तरीके से आ जाना चाहिए। कोई बात नहीं।
तो हमने क्या कहा कि सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि अगर तुम फील्ड के बारे में जानते हो तो बाकी फैक्टर निकालना आसान हो जाता है। और एक चीज़ अगर मैंने बताई थी पिछली वाली वीडियो में कि मैग्नेटिक फील्ड तुम कई तरीके से देख सकते हो। पहली बात तो जो मान लो तुम्हारे पास चिम्मक होती जिससे तुम बचपन में बहुत खेले हुए होगे, मैं तो भैया बहुत खेला, उस चिम्मक की वजह से भी इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। उसके बारे में भी तुम पता लगाना चाहते होगे कि आखिरकार इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। और दूसरी बात क्या होता है कि आखिरकार जो चार्ज जब फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होता है चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है। और तीसरी बात बेसिकली करंट भी एक प्रकार का क्या है, चार्ज ही तो है। करंट की चार्ज की स्पीड को, फ्लो करने की स्पीड को करंट बोलना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ जो पढ़ेंगे वो यहाँ दो चीज़ पढ़ने वाले हैं स्टार्टिंग से, कि जब कहीं चार्ज या करंट फ्लो होता है तो उसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब तुम कहोगे भैया इसकी ऐसी बेईमानी क्यों चल रही है। हम तो कहेंगे कि नहीं भैया पहले इस चीज़ को पढ़ाइए फिर हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, पहले रियल समझेंगे फिर थोड़ी कठिन कठिन समझेंगे। तो मैं कहूँगा बेटा ये उससे भी ज़्यादा कठिन हो जाएगा। और इसको पढ़ने के पीछे का पहला रीज़न है कि अभी तुमने ऑस्टिट का एक एक्सपेरिमेंट के बारे में पिछली वाली वीडियो में देखा होगा। उनने क्या कहा था कि जब कहीं किसी वायर में से करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। उनने सबसे पहले मतलब उन्हें रीडिस्कवर्ड की थी ये बात, उन्हें रीडिस्कवर्ड किया उन्होंने कि जब भी कहीं से करंट फ्लो, इस वायर में से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी। फिर दो विद्वान व्यक्ति हुए, कौन कौन हुए, दो विद्वान व्यक्ति हुए। एक का नाम था, नाम पूरा उससे अपन को मतलब नहीं, इतना इतना जान लो कि एक का नाम था बायोट और एक का नाम था सेबर्ट। इन दोनों ने मिलके बता दिया कि आखिरकार जब किसी वायर में से करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी डेवलप होती है। मतलब कितने बेहतरीन लोग हैं यार, कि एक ने बोला मैग्नेटिक फील्ड होती है, दूसरे दो लोगों ने मिलकर उनका फॉर्मूला बना डाला। लो क्या क्या इन दोनों ने फॉर्मूला बनाया था 1820 में। एक चीज़ याद रखना कि 1820 में इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी 1900 के आसपास में। तो हमने क्या जाना कि आखिरकार करंट की वजह से उन्होंने निकाल दिया कि कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। जैसे मान लो तो तुम्हारे ऐसे गली में से जो तार निकलते हैं ना जिसमें से करंट फ्लो होता है, तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना उसकी भी वैल्यू तुम पता लगा सकते हो। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग और बहुत कुछ मज़ेदार पढ़ने वाले हैं। तो हमने क्या जाना, हमने मान लिया कि हमारे पास कुछ इस तरीके का एक वायर है। क्या है, हमारे पास कुछ इस तरीके का मान लो वायर फैला हुआ है और हम पता लगाना चाहते हैं कि इतने से छोटे से एलिमेंट की वजह से, इतने से वजह से यहाँ कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। समझे कि नहीं। तो ये अपने पास मेन टारगेट था। और मैं यहाँ दोबारा रिपीट कर दूँ कि आखिरकार हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि अगर तुमने एक बार मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख लिया तो मैग्नेटिक फोर्स निकालना आसान हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि अगर कोई वायर होता है उसको जैसे इस वायर में से करंट फ्लो, इसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी हम निकालना चाहते हैं। देखो मान लो इस वायर में से आई मतलब 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और वायर डला है कुछ ऐसे सांप की तरह, और हम इतने से छोटे से एलिमेंट को जैसे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। समझे कि नहीं। अब देखो मान लो डीएल लेंथ होगी ना वायर की, इतने छोटा सा वायर की लेंथ है, इसे डीएल बोलते हैं। और इसे बता दें कि इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। याद रखना इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। मतलब वायर के छोटे से टुकड़े को हम करंट एलिमेंट बोलते हैं, या फिर करंट एलिमेंट वो एक छोटा सा सेगमेंट होता है वायर का जिसमें से करंट फ्लो हो रहा होता है। इतनी सी सिंपल सी बात तुम्हें समझ में आ गई है। और हम चाहते हैं कि इतनी दूरी पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक की यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 3 मीटर। ये मान लो वायर ऐसा है, यहाँ से मतलब ऐसा है और ये इतना है, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, थीटा एंगल हो जाएगा।
हम निकालना चाहते हैं कि यहाँ कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। जैसे तुम नहीं जान करते थे पहले कि यहाँ एक चार्ज है, उसकी वजह से यहाँ तुम मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे। कैसे निकालते थे? =1/4πε0Q/r²। इसी तरीके से निकालते थे कि नहीं निकालते थे? कुछ कहानी इसमें भी ऐसी होने वाली है। इतनी सी बात जानी कि नहीं? तो बायोट और सेबर्ट ने देखा, देखो इतनी सी बात याद रखो कि छोटा सा डीएल है, उसकी वजह से छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। समझ रहे कि नहीं? मतलब छोटा सा वायर का टुकड़ा है तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। मतलब कम अमाउंट का वैल्यू लो, ए इसकी ले लो, कम ही मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। इतनी बेसिक सिंपल बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड सारे वेक्टर के फॉर्मूले यूज़ होते हैं इसमें। तो इसको बहुत ध्यान से समझना। इस अपन ने यहाँ जान लिया है। तो बायोट और सेबर्ट ने कुछ ज़रूरी बातें बताई हैं। उसमें बताया कि अकॉर्डिंग टू बायोट सेबर्ट, उन्होंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता किस पे? आई पे। मतलब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्ट जो वैल्यू होने वाली है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करती है करंट पे, कि मान लो इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है। अगर तुम करंट की वैल्यू इंक्रीज़ कर दोगे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी इस पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे। कितने पॉइंट पे? पी पॉइंट पे। और उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है किस पे? डीएल पे, मतलब करंट एलिमेंट पे। अगर तुम इसकी वैल्यू बढ़ा दोगे इतनी, मान लो यहाँ डीएल की वैल्यू मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर। अगर तुम डीएल की वैल्यू 3 सेंटीमीटर कर दोगे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। समझे कि नहीं? फिर उनने देखा कि डी बी, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड उसकी वैल्यू डिपेंड करती है इस थीटा के ऊपर। किसके ऊपर? थीटा के ऊपर। इस तरीके से साइन थीटा के ऊपर। अगर हम इसको और सटीक से कोने में ले जाके देखते हैं तो सिंपल सी बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू डिपेंड करती है थीटा पे। ये बेसिकली थीटा क्या है? अब यहाँ मेन इंपॉर्टेंट बात है, थीटा क्या है? थीटा ये है एंगल बिटवीन डी एल एंड आर। आर क्या है? पोजीशन वेक्टर है। डी एल क्या है? करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच में जो डायरेक्शन हो, जो थीटा एंगल होता है उसको वो थीटा है। यहाँ से लेके यहाँ से बेसिकली अगर वेक्टर से इसे बोलते हैं आर वेक्टर, इसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। सिंपल सी बात रही, पोजीशन वेक्टर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई है? अगर यहाँ तक कोई भी बात समझ में नहीं आई तो एक बार रिवाइज कर लें, मतलब वीडियो पीछे जाके देख लें। तो बेसिकली क्या है कि इसके ऊपर है, इसका मतलब है कि मान लो यहाँ थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री और मान के चलते हैं कि इस पॉइंट पे लेंथ हम 3 मीटर ही ले रहे हैं। मान लो ऐसा सर्कल सा ऐसे बनाते हैं और यहाँ थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, मान लेते हैं 60 डिग्री हो गई है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B1 है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B2 है। तो हम ये कहेंगे कि B1 की वैल्यू B2 से ज़्यादा है। यहाँ सब कुछ सेम है, करंट भी सेम फ्लो हो रहा है, लेंथ भी सेम है, सब कुछ सेम है। तुमने एंगल चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज हो गई है। ये 3 बातें हो चुकी हैं। चौथी बात जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो किसके? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r² के ऊपर। ये तो बिल्कुल ज़िंदगी में याद कर लो कि दूरियां बढ़ेंगी, दुनिया का कोई भी अट्रैक्शन रिपल्सन हो, मतलब कोई भी मोहब्बत हो या प्यार हो, हमेशा कमजोरी हो जाता है। क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है। इस बात को बिल्कुल नोट कर लो कहीं कि बहुत तुम्हारे काम आएगा। तो हमने क्या देखा कि आखिरकार किस तरीके से फैक्टर डिपेंड कर रहा है। मतलब इस तरीके से है, इसका कहने का मतलब है मान लो एंगल सब कुछ सेम रख रहे हैं, करंट सब कुछ सेम रख रहे हैं। यहाँ 3 मीटर पे इतनी वैल्यू है और यहाँ निकालते हैं कितनी पे? 5 मीटर पे।
तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है। मान लो यहाँ B2 था ना, यहाँ B3 बोले देते हैं, तो B2 की वैल्यू ज़्यादा है B3 से। क्यों? क्योंकि B3 की दूरी ज़्यादा है, दूरी ज़्यादा हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। समझ आए कि नहीं? इसी तरीके से ये है कि मान लेते हैं कि यहाँ कोई लोहे का टुकड़ा रखा हुआ है। क्या रखा? लोहे का टुकड़ा। मान लो यहाँ सेम पहले यहाँ रख के देखा लोहे का टुकड़ा, फिर लोहे का टुकड़ा तुमने यहाँ रख के देखा है, तो यहाँ कम अट्रैक्शन होगा, यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। क्या समझे? यहाँ अट्रैक्शन कम होगा, यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ ज़्यादा अट्रैक्शन से इसे अपनी तरफ खींचा जाएगा। समझे कि नहीं? अब इस जो लोहे का टुकड़ा यहाँ रखा उस पर कितनी मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इतना जान लेना है कि देखो बेसिकली जो फील्ड होती है वो बेसिकली एक प्रकार से किस पे डिपेंड, जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड पे ही तो डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा देखने को मिल रही है, इसका मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि बेसिक सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। अगर हमारे कहने का मतलब है कि B1 इज़ ग्रेटर देन B2, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ ये पार्टिकल B1 पे जो पार्टिकल्स होगा लोहे का टुकड़ा वो ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा देन कंपैरिजन टू जो टुकड़ा B2 पे रखा है। जैसे यहाँ बात कर रहे थे, हमने बोला था यहाँ B1 इज़ ग्रेटर देन B2, तो इसका मतलब है कि यहाँ जब तुम लोहे का टुकड़ा रखोगे यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें सिंपल सी बेसिक बात समझ में आ गई होगी। हमने क्या किया कि 1 2 3 4 इस 4 इक्वेशन ली और सबको कंबाइन कर दिया। क्या किया? हमने चारों को लिया और कंबाइन कर दिया। जब हम किसी चीज़ को कंबाइन करते हैं तो इस तरीके से किया कि नहीं करते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा देंगे, क्योंकि जहाँ जो सा हो I/dl sin θ/r²। एक चीज़ तुम जानते हो अगर पढ़ते हो हमसे कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है, जैसे हम k बोलते हैं, तो dB इज इक्वल टू KI/dl sin θ/r²। अब तुम्हें याद रखने वाली क्या बात है कि जो k है वो 1/4πε नहीं है। ये जो है ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। यहाँ k की वैल्यू और कुछ है, मैं बताऊंगा क्या है, लेकिन उससे पहले तुम्हें क्या याद रख लेना है कि जो k होता है इसे बोलते हैं क्या? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के बाद जो वैल्यू उसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मतलब k की वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम पर। बताऊंगा किस तरीके से डिपेंड करती है मीडियम पे। कि मान के चलते हैं कि सब कुछ सेम है, इसी दोबारा लौट के आते हैं, कहानी दोबारा लौट के आते हैं। मान लेते हैं सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। यहाँ अगर मीडियम चेंज कर दिया, जैसे मान लो पहली मीडियम में हमने रख दिया है कि यहाँ एयर है, वैक्यूम मान वैक्यूम है, इन वैक्यूम है, और फिर मान के चलते हैं कि मान लेते हैं यहाँ ग्लास है, कांच है, तो इन केसेस में भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी मैं बताऊंगा। इतनी बात सिंपल से याद हो गई कि नहीं हो गई है? तो हम क्या देखते हैं कि k की जो वैल्यू होती है मैग्नेटिक में वो होती है μ/4π। जैसे यहाँ k की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, यूनिट में अपन नहीं जा रहे, यूनिट परेशानी नहीं होना है। वैसे ही k की वैल्यू यहाँ होती है 10⁻⁷ टेस्ला मिली एम्पियर। देखो यूनिट में भी परेशान नहीं होना, यूनिट में परेशान बिल्कुल मत होना, मीटर पर एम्पियर है। इसमें बिल्कुल परेशानी, उतना जान लो कि यहाँ k की वैल्यू है 10⁻⁷। समझे कि नहीं? जैसे देखो ये होता क्या होता है, इसे बोलते हैं परमिटिविटी। याद रखो, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस बेसिकली परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी किसके बारे में बताता है? मीडियम के बारे में बताता है। कहाँ बताता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
मतलब एप्सिलॉन नॉट जो होता है परमिटिविटी या फिर बोलते परमिटिविटी, ये बताता है मीडियम के बारे में, कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ऐसे ही ये जो म्यू नॉट होता है ये भी मीडियम के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और इसको बोलते हैं क्या, परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी। आखिरकार अब कहानी इस पे समझनी है, परमिएबिलिटी। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं कहीं भी कोई दिक्कत है तो एक बार जाके रिवाइज कर लें, क्योंकि यहाँ से हम कुछ लेवल और बढ़ाने वाले हैं। समझे कि नहीं। म्यू, परमिएबिलिटी म्यू। अगर तुम म्यू नॉट लिखते हो तो इसका मतलब है कि तुम किसकी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की बात कर रहे हो। फ्री स्पेस की बात करने का मतलब कि वायर है और इस पॉइंट पे तुम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो, तो ये जो मीडियम है ये वैक्यूम है। क्या समझे, ये वैक्यूम है। जिस तरीके से तुमने जाना था कि परमिटिविटी वाटर की भी होती है, ग्लास की होती है, हर मटेरियल की होती है, उसी तरीके से परमिएबिलिटी भी हर मीडियम की होती है। जैसे तुमने यहाँ रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा तो एक बार वीडियो जाके देख लें, मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया है। उसी तरीके से रिलेटिव परमिएबिलिटी भी होती है। सब लोग अपन आगे आगे पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ये बताता है परमिएबिलिटी, परमिएबल, तो बेसिकली बताता है कि आखिरकार ये कितनी मैग्नेटिक फील्ड को परमिट करेगा। देखो परमिएबल, तो बेसिकली ये बना है कहाँ से, परमिएट से, और परमिएट का मतलब होता है कि टू पेनिट्रेट, पेनिट्रेट, या फिर सिंपल से याद रख सकते हैं कि पास थ्रू, मतलब किसी में से पास होने की क्षमता। क्या समझे, क्षमता, मतलब कितनी उसे परमिएबल, मतलब उसे आज्ञा दी जा रही है। और इसकी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू होती है कितनी, 1.25 इंटू 10 की पावर -6। यूनिट में नहीं जाएंगे, यूनिट में परेशान नहीं होना अभी। क्या समझे, क्योंकि यूनिट तो जस्ट इसी की सेम टू सेम है। इन बातों को याद रख लेना। मुझे पता है कि बहुत कुछ ज़्यादा ही खिंच गया है और बहुत कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। इतना जान लो कि अगर परमिएबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। अगर परमिएबिलिटी की वैल्यू कम है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। जैसे मान के चलते हैं, ऐसे मानो, देखो ये वायर है, इसमें से 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ये 3 मीटर पे तुम यहाँ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो। तो मान लो अभी जो मीडियम था उसकी वैल्यू है, मान के चलते हैं 5, और फिर ये म्यू ए है, और फिर दोबारा दूसरा मीडियम हम रख देते हैं यहाँ म्यू 2, उसकी वैल्यू रख देते हैं 10। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ कौन से केस में, बाकी सब सेम है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी, तुम कहोगे देखो ये जिसमें म्यू की वैल्यू ज़्यादा है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा। समझ रहे कि नहीं। और आ जाते हैं भी बात करने के लिए, अपन के पास बहुत कुछ है। जैसे मान लो ये वायर है, इसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है, और ये रहा तुम्हारा इस जगह, इस पॉइंट पे तुम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5 मीटर। हम मान के चलते हैं कि यहाँ एक ऐसा स्पेस है, मान लो हाइपोथेटिकल स्पेस मान लिया है, हाइपोथेटिकल, उसकी परमिएबिलिटी की वैल्यू है 0, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 0। क्या होगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब है कि इसमें से करंट तो फ्लो होगा, क्या करंट तो फ्लो होगा, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0, मतलब यहाँ अगर तुम आयरन का पीस लाओगे तो कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें बेसिक सिंपल सी बातें समझ में आ गई होंगी। कुछ ज़्यादा खास समझ में नहीं है तो घबराने वाली बात नहीं, तुम्हें सिंपल सा याद रखना है कि
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4πε0 आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास ये वायर है, क्या है, वायर है, और तुम चाहते हो कि तुम्हें एक करंट एलिमेंट है डीएल है, क्या है, डीएल है। इस करंट एलिमेंट की वजह से तुम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो, तुम ऐसे ज्वाइन करोगे। हमने क्या जाना कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को आर मान लिया, ए डीएल है, ये बेसिकली है थीटा। इस थीटा को पता लगाने का सिंपल सा तरीका है कि क्या है कि डीएल और आर के बीच का थीटा होता है, थीटा होता है। जैसे अगर तुम इस डीएल पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो जो एक टेंजेंट का ये होगा ना, ये टेंजेंट होगा, ये देखो ये जो टेंजेंट है वही टेंजेंट, मतलब डीएल पे जो टेंजेंट है उसका और आर के बीच का जो एंगल उसे थीटा बोलते हैं। आई मतलब इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, और म्यू नॉट आर स्क्वायर पूरा हो गया है। अब तुमसे पूछा जाता है कि भैया इसे लिखो वेक्टर क्वांटिटी में, क्योंकि तुम एक चीज़ जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसी वेक्टर क्वांटिटी में तुम्हें सिंपल सा क्या लिखना है, तुम्हें लिखना है कि डी बी, तुम्हें क्या करना है कि आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, डी एल साइन थीटा आर अपॉन आर क्यूब। इतना सिंपल सी बात समझ में आ गई। अगर इसी चीज़ को अगर हम थोड़ा और सुंदर बना के लिखते हैं तो 4 पाई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। और मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है कि थीटा क्या है, ये थीटा है एंगल बिटवीन डी एल एंड आर, क्या है, डी एल एंड आर। अब कुछ और अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ का तिगड़म दिख रहा है कुछ, देखो यहाँ भिड़ाएंगे अपन तिगड़म, देखो यहाँ बढ़ाएंगे। अपन मान के चलते हैं कि यहाँ साइन थीटा नहीं है, क्या नहीं है, साइन थीटा नहीं है। हम मान के चलते हैं कि फॉर्मूला अपने पास है 4 म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल आर, ये डी एल छोटा सा एलिमेंट है, आर कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। अगर मान लो कॉस थीटा होता तो इस फॉर्मूले को हम कैसे लिखते। तुम एक चीज़ जानते हो कि अगर कहीं लिखा है ए बी कॉस थीटा, तुम कैसे लिखते थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसे लिखते थे कि नहीं। या फिर तुम्हें याद होगा थोड़ा हल्का फुल्का, अगर वेक्टर में किसी को भी दिक्कत है तो सर्च करना वेक्टर, और बाय केपी सिंह तुम्हें बहुत इजी तरीके से मिल जाएगा। 11th क्लास में बेसिक क्लियर कराया है। और अगर ये समझ में नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम ऐसे लिखते थे ए डॉट बी, तो कैसे लिखते थे, ए बी कॉस थीटा। उसी चीज़ को हमने घुमा के लिख दिया है, समझे कि नहीं। अगर तुम्हारे पास होता था कि ए क्रॉस बी लिखो, तुम कैसे लिखते थे, ए बी साइन थीटा और इसका नॉर्मल वेक्टर, कि मतलब जो मान लो ए का डायरेक्शन ऐसा है, बी का डायरेक्शन ऐसा है, ए और बी इन दोनों को जो नॉर्मल होता है वो डायरेक्शन होता है इसका, सिंपल इतना समझ लो। और मान लो अगर हम कहेंगे तुम्हारे पास लिखा है ए बी साइन थीटा, और इसे तुम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, ए क्रॉस बी क्रॉस। अगर इसी चीज़ को तुम इसमें रिलेट करो, देखो इस वाली में करो रिलेट कुछ, ये बताओ डी एल आर साइन थीटा को क्या हम डी एल वैक्टर इंटू आर वैक्टर नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। अगर मान लो यहाँ होता साइन थीटा, मैं सोलू कॉस थीटा, तो ये बताओ डी एल डॉट आर डॉट नहीं लिख सकते थे, अगर यहाँ कॉस थीटा, तो हम ऐसा होता नहीं, हम मान के चल रहे हैं, लिख सकते थे कि नहीं। ऐसे सेम टू सेम हमने क्या किया कि जहाँ डी एल आर साइन थीटा लिखा है उसमें हमको उन वेक्टर में चेंज कर दिया डी एल क्रॉस आर क्रॉस। और पहली बात मैं बता दूं, कुछ बायोट सेवर्ट जो है वो ड्राइव नहीं है, एक एक्सपेरिमेंटल फार्मूला है, मतलब नेचर में जो देखा गया उसके बेस्ड पे उन्होंने फार्मूला बनाया है, समझे कि नहीं। तो वह मैं हर बार कहता हूँ कि भैया पहले नेचर आया, फिर उसके बाद लोगों ने फार्मूले बनाने स्टार्ट किए हैं। कुछ विद्वान लोग अपने आप को कहते हैं कि नहीं पहले न्यूटन ने फिजिक्स बनाई है फिर जाके और कुछ हुआ है। अरे नहीं भैया, फिजिक्स नेचर में पहले से थी, फॉर्मूले बाद में ड्राइव किए गए हैं। तो हमने क्या देखा है कि डी बी इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल क्रॉस अपॉन आर क्यूब। आर क्या है, बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट एंड उस पॉइंट पे जहाँ तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो मुझे उम्मीद है कि बेसिक सी यहाँ तुम्हें सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन डी एल मतलब करंट एलिमेंट एंड आर।
मैं तुमसे कहूँगा कि देखो बेटा इसको बहुत ध्यान से देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट ही बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है। लेकिन तुम एक चीज़ तो जान चुके हो कि अगर दो वेक्टर का तुम क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, क्या करते हो, क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर आता है। मान लो तो ए बी इस डायरेक्शन में, ए इस डायरेक्शन में, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ऐसे आएगा कॉपी के बाहर। इतनी बेसिक तुम जानते हो कि परपेंडिकुलर होता है। और देखो बेसिकली और बताएं कि डी एल क्रॉस आर क्रॉस, ये जो डी एल है ना, ये डी एल ये बेसिकली बताता है किसके बारे में बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में। मतलब करंट के डायरेक्शन के बारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डी एल। और कई कई जगह तुमने आई डी एल देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लिख सकते हैं। तो जो डी एल का डायरेक्शन होगा वही किसका डायरेक्शन हो, करंट का डायरेक्शन होगा। अगर डी एल का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं कि इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करके, मतलब मान लो इस तरीके से वायर है, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये जो करंट एलिमेंट होगा वो निकल आएगा। इतना दिक्कत नहीं है, तुम्हें दिया रहेगा, घबराओ नहीं, इतना डरने की बात नहीं कि हम कैसे निकालें क्या निकालें, दिया रहेगा तुम्हें। तो अब तुम इतना जान चुके हो, समझे कि नहीं। अब देखो एक चीज़ याद रखना कि क्रॉस प्रोडक्ट का अगर तुम्हें डायरेक्शन निकालना हो तो हम राइट हैंड थंब रूल राइट हैंड यूज़ करते हैं। राइट हैंड का देखो चमत्कार देखो, जो चीज़ पहले लिखी रहती है वो करो थंब से, जो चीज़ दूसरे पे लिखी है वो करो इस वाली उंगली से, और जो इसका रिजल्ट आएगा वो इसका डायरेक्शन आएगा। ये देखो इस पे पहली वाली, इस पे दूसरी वाली, इस पे ए। तो देखो एक चीज़ और बता दें कि डी एल क्रॉस आर में और आर क्रॉस डी एल में दोनों में बहुत फ़र्क है। क्या है, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो इस चीज़ से बिल्कुल याद रखना कि तुम्हें ये फॉर्मूला इसी तरीके से याद रखना है, और कोई घुमा के ना लग देना कि तो पूरा कहानी गड़बड़ हो जाएगी। समझ रहे क्या नहीं। देखो अब मान के चलते हैं कि ये करंट एलिमेंट का डायरेक्शन ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड मतलब पोजीशन वेक्टर यहाँ है, मतलब तुम इस पॉइंट पे निकालना चाहते हो, तो पता कैसे निकालेंगे, हम राइट हैंड यूज़ करेंगे। ये करंट का डायरेक्शन है, ये पोजीशन वेक्टर जहाँ दिख रहा है, दो टिप शो कर रही है पोजीशन वेक्टर को, ये रिजल्ट जो नीचे को फोन करा रही है इनसाइड ये बता रही है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहाँ पता मैग्नेटिक फील्ड पता कैसे हैं, ऐसे घूम के निकल के इसमें से ऐसे अंदर को जा रही है कागज़ के अंदर। तो अब भाई इसमें कोई शो करने का तरीका है नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जाती हैं तो हम करते हैं क्रॉस से, मतलब सर्कल बनाओ क्रॉस बना दो, मतलब इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जा रही हैं। और जब मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड निकलती हैं तो उसको बनाते हैं कि एक डॉट और ऊपर को सर्कल कर दो, ये आउटसाइड होती हैं। जैसे मान लो मानते हैं कि हम इस जगह मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, ये अप साइड ऊपर साइड निकल रही है कि नहीं निकल रही, या फिर ऐसे याद कर लो कि जो ये है ना हथेली, जो हथेली का ये डायरेक्शन है ना, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड निकल रही हैं। तो हम कहेंगे कि इस साइड देखो इस तरीके का डायरेक्शन है, और इस साइड मतलब और ऐसे है। इसका कहने का तुम ऐसे समझोगे कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल के इसके अंदर ऐसे एंटर कर रही हैं, ऐसे, समझे कि नहीं। तो यहाँ हमने सिंपल सी क्या बात देखी, देखो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे यहाँ से निकल रही हैं और ऐसे इसमें एंटर कर रही हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड घूम के फिर ऐसे जा रही हैं, ऐसे निकल रही हैं। तो जैसे मान लो कि ये ऐसे दिख रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो मुझे उम्मीद है बेसिक सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। तो तुम्हें आखिरकार इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किससे पता चलेगा, वो पता चलेगा डी एल क्रॉस आर क्रॉस से। क्या समझे, डी एल क्रॉस आर क्रॉस से तुम्हें पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड है कि आउटसाइड है। अगर इनसाइड है तो इस तरीके से, आउटसाइड है तो इस तरीके से शो करेंगे हम, समझे। अब और बात समझ में आती है, इतनी बात मेरे हिसाब से तो क्लियर हो जानी चाहिए, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। जैसे तुम्हें एक चीज़ याद कर लो कि कई बार ये वेक्टर फॉर्म में दिया रहता है, कि कई बार बोल देते हैं कि डी एल का डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में है, आर का डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में है, तो पता लगाओ कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन
कौन सा होगा। तो हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से दिया रहेगा। जैसे मतलब DL मतलब बेसिकली क्या है, जो करंट का डायरेक्शन है, आखिर करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। कई बार बोल देते हैं कि ऐसे बोल देते हैं कि मान लो वायर है, ऊपर से गुजर रहा है वायर, वो X डायरेक्शन में करंट जा रहा है, और तुम्हें बाई डायरेक्शन में हाँ ये है, तो पता लगाओ क्या होगा। समझाते हैं, घबराओ नहीं। तुम्हें एक सर्कल याद करना है, I J और K, और ये तुम्हें इस तरीके से याद करना है सर्कल कि अगर इसका डायरेक्शन x मतलब I होता है, y मतलब z होता है। देखो बाई x y और इसका मतलब होता है z। अगर कहानी कुछ इस तरीके से है तो I क्रॉस j करोगे ना तुम, तो आंसर आएगा k डायरेक्शन, समझे ना, I J K आ जाएगा। अगर तुम j क्रॉस I करते हो, देखो j क्रॉस मतलब उल्टा जा रहा है ना तुम, तो आएगा -k। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, ये बहुत बात हेल्प करेगी तुम्हें। तो हमने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड का तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, dV = μ0/4π I dl क्रॉस r, ये वेक्टर में, और r3। कई बार तुमसे पूछ लिया जाता है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ होगी मैग्नेटिक फील्ड का। समझाते हैं, देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास वायर है, करंट फ्लो हो रहा है I, और मान के चलते हैं कि तुम्हारे पास एक करंट एलिमेंट ए रहा, इसकी वजह से मान लो हमें निकालनी है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी, तो इसको हम लिखोगे तो dV = μ0/4π I dl r sin θ/r³। इस तरीके समझा। हमने बताया थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन DL एंड R, या फिर कहीं IDL भी लिखने को मिल जाएगा, कोई बात नहीं। देखो तो इसका मतलब ये है कि dV की वैल्यू अगर थीटा पे देखते हैं तो डिपेंड कर रही है किस पे, साइन थीटा पे। अगर मैं पूछूं कि थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है, थीटा की वैल्यू यहाँ देखोगे तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, वो हो सकती है 1, और इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0। इसका मतलब है कि जब साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होगी, और जब साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी तो मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम होगी। समझे कि नहीं, बेसिक सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो हमने क्या देखा कि ए रही मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ए डायरेक्शन है। तो इसका मतलब ये है एक मतलब ए इनके बीच में कितना है, 90 डिग्री। इस पे ऐसे टेंजेंट बना, वो 90 डिग्री तक किया है, आर वेक्टर है, एक DL करंट एलिमेंट है, आर वेक्टर है। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगी, M1 लिख देते हैं। और मिनिमम पता कब होगी, मिनिमम जब इसके पैरेलल में होगी। मतलब पैरेलल मतलब जैसे मान लो इसमें जो रॉड के अंदर देखना है ना इंक, वो मान लो करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर तुम निकालना चाहते हो कि उसकी टिप पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, तो क्या समझे कि इस पे 0 होगी, तो मिनिमम कब होगी, इस यहाँ होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ है, वो है एक्सिस ऑफ करंट एलिमेंट, एक्सिस ऑफ करंट एलिमेंट। जो करंट एलिमेंट का एक्सिस होगी वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। देखो जैसे कई बार ऐसे भी दिख जाता है, देखो तो जैसे मान लो करंट एलिमेंट ए रहा है DL, और ये DL है, तुम्हें पता लगाना है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 कहाँ होगी। तो हमने क्या कहा कि इस पे तुम क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट ड्रॉ कर दिया कि नहीं, ड्रॉ कर दिया है। तो इस करंट एलिमेंट से इस पूरी लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तुम्हें 0 देखने को मिलेगी, और जबकि इस लाइन के जो लाइन परपेंडिकुलर है वहाँ तुम्हें मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है कितना बेसिक सिंपल सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी कि मैक्सिमम कहाँ होगी, मिनिमम कहाँ होगी।
एक इंटरेस्टिंग बात और बताएं, जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 3 मीटर और यहाँ से लेके यहाँ तक की 3 मीटर मान लेते हैं। ऐसे मान हमने सर्कल बनाया ना, ऐसे देखो मैक्स B1 B2 और B3 और ये रहा B4। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि इनमें किसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी, तो B1 की वैल्यू, उससे कम B2 की, फिर उससे कम B3 की, उससे कम B4 की। क्योंकि तुम अगर देखोगे तो साइन थीटा की वैल्यू 0 से जब तुम 90 की तरफ जाते हो तो सॉरी, जब 90 से, देखो यहाँ 90 है ना, मान लो यहाँ 90 है, ये मान के चलते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक 60 है और यहाँ से यहाँ मान के चलते हैं कि 30 है। जब तुम 90 से 0 की तरफ जाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 1 से 0 तरफ घटती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा भी करती है। थीटा की वैल्यू घटती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घटती जाएगी। तो अब तुम कहोगे भैया कहानी बहुत सुन ली है, सब कुछ जान लिया, वेक्टर फॉर्म पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन आपने अभी तक यूनिट नहीं बताई है, कुछ तो यूनिट बताइए। तो मैं क्या कहूँगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, उसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी यूनिट होती है टेस्ला। और जैसे ही तुमने टेस्ला नाम सुना होगा वैसे ही तुम्हें नाम याद आया होगा एलोन मस्क का। बेसिक्स इतना तो आ जाना चाहिए क्योंकि एलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी रह चुका है, समझे कि नहीं। अगर बच्चे और पढ़ने वाले हैं तो कई लोगों को निकोला टेस्ला के बारे में भी याद आया होगा। तो मैं कहूँगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है वो निकोला टेस्ला के नाम पे रखी गई है। क्या समझे हो, किसके नाम पे रखा गई है, निकोला टेस्ला के नाम पे। तो हम क्या जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या होती है, वो होती है टेस्ला। और इससे हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इनका इसमें योगदान था, इसलिए इनके नाम पे रखा गया था। समझे कि नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आखिरकार तुम्हें ये चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि आखिर क्या है। तुम कहोगे भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, एक आध क्वेश्चन कराओ, जब तक क्वेश्चन नहीं कराओगे तब तक मज़ा नहीं आने वाला है। मैं कहूँगा चलो क्वेश्चन कराए देता हूँ। क्वेश्चन मान लो इस तरीके से कराता हूँ कि ये मान लो दो खंबे खड़े हैं, यहाँ से तार गुजर रहा है। क्या गुजर रहा है, तार गुजर रहा है। करंट का डायरेक्शन ऐसा है और हम पता लगाना चाहते हैं कि मतलब इतना छोटा सा एलिमेंट है DL, इसकी लेंथ है DL और हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता लगाना चाहते हैं। मतलब तुम यहाँ खड़े हो, तुम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता लगाना चाहते हो। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 5 मीटर और इसमें से 8 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो फॉर्मूला पता कैसे निकालोगे, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है DB, तो DB इक्वल टू, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बोल दो सिंपल से, इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R²। सिंपल सा इतना याद रख लेना। थीटा की वैल्यू कितनी है, A और A 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इसकी वैल्यू तुम्हें याद रहनी चाहिए 10⁻⁷। I की वैल्यू 8 एम्पियर, DL की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर और R की दूरी कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर करोगे 10⁻⁹ इंटू 8 इंटू 25 4 इंटू 4 100, तो 32 इंटू 10⁻⁻11 टेस्ला। क्या समझे, बहुत सिंपल सा लगा। कोई आसान, कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तुम कहोगे भैया हमने क्या देख लिया, हमने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया लेकिन फिर भी डायरेक्शन बता दीजिए। तो मैं क्या कहूँगा कि राइट हैंड यूज़ करो। देखो राइट हैंड तुम्हें किस तरीके से यूज़ करना है कि जो करंट का डायरेक्शन है वो इस तरीके से रहेगा, थंब को इस साइड से करो और जहाँ पोजीशन वेक्टर है उसको फिंगर पे करो और जहाँ ये 3 फिंगर जाती हों, मतलब 3 फिंगर कुछ ऐसे जा रही होंगी, तो ये रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। समझे कि नहीं। और अगर तुम्हें याद करना हो और दूसरे तरीके से अगर जानना चाहते हो तो मान के चलते हैं कि इसको x एक्सिस मान लेते हैं, इसको -y एक्सिस मान लेते हैं। इसका मतलब I, इसका मतलब -j, I क्रॉस -j करोगे -k आ जाएगा। समझे कि नहीं। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं।
अब ऐसे काम नहीं चलेगा, हम करते हैं एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन। क्या करते हैं? एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन। देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि एक करंट एलिमेंट है, मान लो एक एलिमेंट है डीएल, उसकी वैल्यू वो है कि डी एक्स इक्वल टू आई कैप। क्या समझे? इसका मतलब करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है आई डायरेक्शन, मतलब एक्स डायरेक्शन में, और करंट की वैल्यू है वो कितनी है? वो है 10 एम्पियर। कितनी है? 10 एम्पियर है। अब कहा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता लगाओ, कहाँ? बाई एक्सिस पे, और करंट एलिमेंट और उस पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो कितनी है? वो है 0.5 मीटर। कुछ नहीं, इस तरीके से समझो, देखो बहुत आसान है कि ए मान लो एक्स एक्सिस मान लो, एक करंट एलिमेंट मान लो इतना सा, ये डी एक्स मानो, या देखो सबसे छोटा डी एल, उससे बड़ा डी एक्स, तो चाहे डी एक्स मानो डी एल, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इतनी सी बात समझ ली है कि नहीं? बाई एक्सिस होगी यहाँ, ऐसे मान लेते हैं 0.5 मीटर है, सिंपल सा फॉर्मूला रखो, डी वी इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। 10 की पावर -7, आई की वैल्यू 10 एम्पियर, डी एल की वैल्यू उनने कितनी दे रखी? उनने दे रखी है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को चेंज करोगे 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 साइन थीटा की, देखो ऐसा डायरेक्शन 90 तो 1 हो जाएगा, अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 0.5, तो हो जाएगी 0.25। सॉल्व करोगे आंसर पाओगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें बेसिक इसका आंसर आएगा 4 × 10 की पावर -8 टेस्ला। मतलब जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, उसकी वैल्यू होगी 4 × 10 की पावर -8 टेस्ला यहाँ। अब दिक्कत आती है डायरेक्शन पे निकालने के लिए, तो मैं कहूँगा कि भाई हाथ वाला यूज़ करो, या फिर हाथ यूज़ करो, या फिर फॉर्मूला यूज़ करो। देखो मैग्नेट करंट का डायरेक्शन ऐसा है, इस डायरेक्शन में तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इस डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर है ये। तो देखो जी अपवर्ड आ रहा ना, ये 3 उंगलियां, मतलब ये सोचो कि करंट का डायरेक्शन, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन, मतलब जिस साइड निकालनी है, इस साइड, और जो ऊपर की हथेली दिख रही ना, ये अपवर्ड दिख रही है ना, मतलब करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या सा होगा? अपवर्ड की डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन मतलब क्या होता है कि जेड एक्सिस। तो इसको जनरली तुम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, डॉट इस तरीके से। अगर इसी चीज़ को तुम्हें फॉर्मूले में देखना तो किस तरीके से कराते हैं? देखो फॉर्मूले में तुम्हें डायरेक्शन पता लगाने के लिए तुम्हें क्या क्या पता होना चाहिए? डी एल क्रॉस आर क्रॉस, इसे साइड से कर लिया करो। क्या कर लिया करो? साइड से क्रॉस कर लिया करो। इसका डायरेक्शन क्या है? आई। इसका डायरेक्शन क्या है? जे, मतलब बाई को जे बोलते, आई को एक्स बोलते हैं। आई क्रॉस जे क्या होता है? आई क्रॉस जे के होता है कि नहीं? के मतलब क्या होता है? जेड एक्सिस। अगर पॉजिटिव का के आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस। क्या हो गया है? पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो तुम इसे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखोगे? 4 × 10 की पावर -8 के वेक्टर टेस्ला। तो मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें और अच्छे से भी क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत। बताओ कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत क्या क्या समस्या आई है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक गुड बाय।